नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे उन स्टार्टअप फाउंडर से जो हैं एनवायरमेंट इंडस्ट्री से। ये हैं लोहम और रवि। भारत ने बड़े कदम लिए हैं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, लेकिन अक्षय ऊर्जा को बनाने में और इसके इस्तेमाल में आज भी बहुत सी रुकावटें हैं। इनमें से एक है कि ऊर्जा को बैटरी का रूप देकर इसको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपके पास हर वस्तु ऊर्जा या बैटरी से ही चलती है, आपका फ्रिज हो या आपका फोन। अब जमाना है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। किसी भी ईवी का सबसे अहम हिस्सा है उसकी बैटरी। अगर मैं आपको यह कहूं कि एक लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए जो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट, ये सब भारत में है ही नहीं। चाइना, कोंगो, चिली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से ये सब कुछ आता है भारत में। अगर हम आज आत्मनिर्भर नहीं बने ऊर्जा के क्षेत्र में, तो दुनिया में एक बड़ी ताकत कैसे बन पाएंगे? पूछ रहा हूं मैं आपसे यह सवाल। इस सवाल का जवाब देंगे आज हमारे स्टार्टअप चैंपियन। आइए अब देखते हैं लोहम की कहानी। अमेरिका में 10 साल पढ़ने और काम करने के बाद जब मैं वापस इंडिया आया, तब यहाँ पे मैंने परिवहन सेक्टर में कुछ नया करने का सोचा। जितना मैंने परिवहन सेक्टर को समझा, उतना मेरा एक ही उद्देश्य था, कैसे इस सेक्टर को गैर प्रदूषणकारी और आत्मनिर्भर बनाऊं। हमने लोहम 4 साल पहले इसी उद्देश्य के साथ स्टार्ट करा कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इंडिया में नॉन पोल्यूटिंग और सेल्फ रिलायंट बने। बहुत बड़ा डिसीजन था वो उस टाइम पे, बिकॉज यू नो ही वाज आउट ऑफ बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. ही हैड great opportunities. You know, money was never a problem at that point. Indian ecosystem was growing. He wanted to explore it, and he wanted to see how he can be part of that growth story. He can contribute to the building of the nation. रजत, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। थैंक यू पारितोष, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस एपिसोड में हूँ। फैंटास्टिक, ग्रेट। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, उनके लिए बैटरीज लगती हैं। आपने एक ऐसा प्रोडक्ट तो बना लिया है, लेकिन मैं सवाल अब आपसे ये करूँगा कि इस बैटरी के अंदर क्या है? ये सारे के सारे सॉल्ट्स और केमिकल्स जो हमारे सामने रखे हैं, क्या ये आप बनाते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? बिल्कुल पारितोष, ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं, चाहे लिथियम कार्बोनेट, ग्रेफाइट, कोबाल्ट सल्फेट, निकल सल्फेट, ये बैटरी के मूल पदार्थ हैं। ये यही जाते हैं एक दूसरे से मिक्स होके एक बैटरी को पावर देने में, जिस पावर के कारण मान लीजिए आपकी टेस्ला 150 माइल पर आवर पे चलती है। उसका पूरा का पूरा बेस है ये मटेरियल। हमारी दुनिया में हम बोलते हैं लिथियम आज का नया तेल है। वाह! तो आपका प्रोडक्ट लोहम में क्या है? क्या आप ये बनाते हैं? जी बिल्कुल। तो हम ये सारे मटेरियल हम ये प्रोड्यूस करते हैं, पर हम ये ज़मीन से नहीं निकालते हैं। दुनिया भर में मटेरियल ज़मीन से निकाली जाती है, हम ये मटेरियल रिसाइकिल करके निकालते हैं। यानी कि हम पुरानी बैटरी लेते हैं, जो बैटरी ऑलरेडी डेड हो चुकी है, उस बैटरी को हम अपने रिसाइकलिंग प्लांट में ले जाते हैं। वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस हम चलाते हैं, जिसके एंड में ये मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं। हमने ज़मीन छुआ भी नहीं, हमने पृथ्वी छुई भी नहीं, हमने पानी छुआ भी नहीं, हमने केवल पुरानी बैटरी लेके ये मटेरियल प्रोड्यूस करा। मुझे ये बताइए कि देखिए, आप IIT से पढ़े हैं, उसके बाद आप स्टैनफोर्ड गए, उसके बाद आप हार्वर्ड गए और फिर आपने वहाँ पे नौकरी भी की विदेश में, और फिर वो सब छोड़ छाड़ के आप देश वापस आ गए। ये डिसीजन लेना आपके लिए आसान तो नहीं रहा होगा, ये तो बात पक्की है, क्योंकि जनरली लोग ये सोचते हैं भाई अच्छे विदेश में अच्छी नौकरी मिल जाए, खूब सारा हम पैसा कमा लें, लेकिन वहाँ से वापस आकर भारत देश में, जबकि ये सारे मटेरियल्स आज हमारे देश में नहीं हैं, आपने खुद अपनी एंटरप्राइज, अपनी स्टार्टअप की शुरुआत की। कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये, और आज क्या आपको अपना ये डिसीजन सही लगता है? जी बिल्कुल, मुश्किल तो था ही। कोई भी डिसीजन लाइफ में इजी नहीं होता है, और अगर आप एक बार डिसीजन लेते तो आपको कमिटेड रहना होता है उस डिसीजन के प्रति। पर मेरा मानना था कि अगर पिछला 50 साल चाइना का है, तो अगला 50 साल इंडिया का है। इस सोच के साथ मैंने डिसीजन लिया। जब मैंने ये सोच अपने माइंड में बिल्कुल फर्म कर लिया कि यार अगला 50 साल इज़ ऑल अबाउट इंडिया,
उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना उतना डिफिकल्ट नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने एक अपना व्यू बना लिया दुनिया के बारे में। और मेरे उस व्यू में फिर अगला कदम था कि वापस इंडिया आना ही है, इंडिया में ही काम करना है, इंडिया के नेशन बिल्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट करना है। और जैसा आप समझते हैं, कोई भी नेशन का नेशन बिल्डिंग एनर्जी के बिना, ऊर्जा के बिना नहीं हो सकता है, और इसलिए ऊर्जा वाले इंडस्ट्री को हमने चुना। ऊर्जा की दुनिया आगे 50 साल तक ऑल अबाउट बैटरीज है, ऑल अबाउट स्टोरेज है। वो स्टोरेज इज ऑल अबाउट मटेरियल, अबाउट ये जितने भी आप मूल पदार्थ देख रहे हैं। बहुत सही। अब बात करते हैं नंबर्स की, राइट? एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते हम तो सीधा नंबर्स से ड्राइव करते हैं अपनी गाड़ी। हर महीने कितनी बैटरीज को आप रिसाइकल करते हैं, और कितनी डिमांड अब आप देख पा रहे हैं आने वाले भविष्य में? आपको सुन के काफ़ी सरप्राइज लगेगा कि हम किसी भी महीने में लगभग 1 मिलियन बैटरी, यानी कि 10 लाख बैटरी रिसाइकल करते हैं। अब आप पूछेंगे बैटरी आ कहाँ से रही है? ये सारे बैटरी जो अभी आ रहे हैं हमारे पास, ये आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे आते हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी आजकल बैटरी पे हो गए। उस बैटरी में, और जो बैटरी एक टेस्ला या एक वॉल्वो चलाती है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, बस उनका साइज़ और शेप अलग है। दोनों में जो रॉ मटेरियल है वो एग्जैक्टली सेम है। तो ये इतने सारे बैटरीज हम रिसाइकल करते हैं, और आगे की दुनिया जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और पॉपुलर होते जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बैटरीज भी इसी वेस्ट स्ट्रीम में आएंगी। हमारा विजन है कि 2040-2045 तक 100% ऑफ द व्हीकल्स जो रोड पे चल रही हैं, उनके बैटरी रिसाइकल्ड मटेरियल से बनेंगे। तो मतलब हम और आप सभी दर्शक आज भविष्य देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में अभी। आपके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? हमारा पैसा बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। हम जो पुरानी बैटरी है वो मार्केट से खरीदते हैं। ऑडियंस में आप जो भी देख रहे हैं, अगर आपके घर में बैटरी रखी हुई है, हमारे पास भेजिए, हम आपको पैसे भी देंगे उसके लिए। हम उसको प्रोसेस करते हैं और फिर हम उससे मटेरियल ये निकालते हैं, जो लिथियम कोबाल्ट निकल है। इनको हम कमोडिटी बोलते हैं, दुनिया भर में इनको कमोडिटी बोला जाता है। इनको हम कमोडिटीज़ को मार्केट में कमोडिटी के रेट पे बेचते हैं, और कुछ मटेरियल से हम कभी कभी अपनी बैटरी भी बना देते हैं, जिसको हम वापस मार्केट में बेचते हैं। तो मार्केट में ये जो मटेरियल आपसे खरीदते हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये बैटरी बनाने वाले लोग हैं? इनको खरीदता कौन है? इनको खरीदते हैं जो कंपनीज एक्चुअली सेल बनाते हैं। तो जैसे आपके सैमसंग हो गए, LG हो गया, जो बड़े बड़े आपने इस समय कोरियन और चाइनीज़ कंपनीज के नाम सुने, वो ये खरीदते हैं। हमारा होप है कि ओवर टाइम हम और इंडिया में और भी प्लेयर्स खुद इन मटेरियल को पूरा का पूरा यूज़ करके इंडिया में ही सेल बनाएं। फैंटास्टिक। अब फंडिंग की बात करते हैं। देखिए, आपने ये जो इतना बड़ा ऑपरेशन जो खड़ा किया, ये आसान तो रहा नहीं होगा। पहले दिन पर आपने अपनी स्टार्टअप को फंड कैसे किया, और अब क्या आप कोई एक्सटर्नल फंडिंग, कुछ बड़ी फंडिंग उठा चुके हैं? जी बिल्कुल। शुरू में तो इजी नहीं होता है फंडिंग उठाना, आपको अपने आइडिया को प्रूव करना होता है। शुरू में मैंने केवल अपने पैसों से कंपनी को चलाया। धीरे धीरे जब आइडिया प्रूव होने लगा, तो फ्रेंड्स, फैमिली, एंजल नेटवर्क, ये लोग आए, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और एक बार हम लोग ने एक दिखा दिया हमारे पास कि एक एबिलिटी है इस आइडिया को बहुत बड़ा बनाने की, इसको $1 बिलियन आइडिया बनाने की। उस समय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट वाले लोग हमसे हमारे साथ हाथ जोड़े। बेरिंग प्राइवेट इक्विटी इंडिया हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टर है। इंटरेस्टिंग। और अब देखिए, आने वाले भविष्य में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका अडॉप्शन बढ़ रहा है। तो ऑफ कोर्स ये बात तो पक्की है कि बैटरी का अडॉप्शन बढ़ेगा, और बैटरी का बढ़ेगा तो आपके मटेरियल्स का बढ़ेगा। तो आपकी ग्रोथ तो हमें समझ आ रही है, लेकिन आने वाले भविष्य में आप क्या देख पा रहे हैं? क्या छोटी स्टार्टअप्स आपके साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं? ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आज हमारे दर्शक लोहम के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी इकोसिस्टम बिना स्टार्टअप्स के नहीं डेवलप करता है, और कोई भी कंपनी जब एक स्टार्टअप से थोड़ी बड़ी होने लगती है, उसको और स्टार्टअप्स की हेल्प चाहिए होती है। हमारे यहाँ बहुत R&D हो रहा है, बहुत सारे नए नए एरियाज़ में रिसर्च हो रहा है। आई एम श्योर मार्केट में और भी लोग हैं जो रिसर्च अच्छा करते हैं, शायद जिनके पास फंडिंग की कमी है। हम ऐसे सब लोगों को बोलेंगे, आइए हमारे साथ कोलैबोरेट करिए। अगर आप किसी भी मटीरियल साइंस के डोमेन में एक्सपर्ट हैं, लोहम आपको फुल सपोर्ट करेगी उसको आगे डेवलप करने में। फिनोमिनल। तो मतलब आप एक तरीके से ऐसे लोगों के लिए एक एक्सेलरेटर की तरह भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। कमाल की बात है, फैंटास्टिक। देखिए, लाखों भारतीय इस समय आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। आपकी तरह वो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, आपका क्या संदेश है उनके लिए? बहुत सिंपल संदेश है। एक उद्देश्य रखिए अपने जीवन में, एक ऐसा उद्देश्य रखिए जिसके बारे में आपको जिससे लगाव है, जिसको लेके आप दिन रात मेहनत करना चाहते हैं। एक बार आप उस उद्देश्य के पीछे लग जाएंगे,
वेल्थ, सक्सेस, वसीयत, पैसा सब आपके नाम है। बहुत सही। देखिए, मेरे सवाल तो हो गए हैं अब पूरे आपके लिए। अब बारी है ऑडियंस के सवाल लेने की। हमारे ऑडियंस कई बार काफ़ी मुश्किल सवाल पूछते हैं, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। फैंटास्टिक। तो आइए स्क्रीन पर और पूछिए रजत से अपना सवाल। आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कौन हैं और आप स्वयं को उनसे अलग कैसे स्थापित करते हैं? जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे जितने भी कंपेटिटर्स हैं मार्केट में, वैसे तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग compete करते हैं, पर जिनको हम सबसे बड़े कंपेटिटर्स मानते हैं वो है GEM चाइना में, रेडवुड मटेरियल अमेरिका में और नॉर्थ वोल्ट यूरोप में। इनके साथ हम compete करते हैं। पर जहां हम इनसे अलग हैं, हम पूरा रिसाइकलिंग का एक, जिसको हम 4R सोल्यूशन देते हैं रिसाइकलिंग का: रिफर्बिशिंग, रीयूजिंग, रीपर्पसिंग एंड रिसाइकलिंग। हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो लोग ये नहीं देते हैं, जिसके कारण मार्केट हमारे पास ज़्यादा आता है। और ये जो 4 Rs आपने सेटअप किया, ये करते करते इतनी क्लैरिटी आते आते कितना समय लग गया आपको? मैं कहूँगा हमारा लक्ष्य डे 1 से यही था। शायद क्लैरिटी हमारे थॉट में शुरू से थी, पर हाँ एग्जीक्यूशन को होन करते करते 2-2.5 साल लग गए। वाह, फैंटास्टिक। तो आप सब लोगों ने आज जो सीखा वो क्या सीख नहीं, आपने भविष्य को देखा है पहली बार अपने आंखों के सामने बनते हुए। अब बारी है एक ब्रेक की। ब्रेक के बाद आप मिलेंगे हमारे दूसरे स्टार्टअप चैंपियन से। कहीं जाइएगा मत, मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an Export Promotion Council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ, एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity, and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में आपका स्वागत है। पानी और बायोमीथेन बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की तरह है। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो पानी को रिसाइकल कैसे करें, यह है सवाल आज मुद्दे का, और वो भी ऐसे कि बहुत महंगा भी ना हो, क्योंकि तभी कोई ऐसा समाधान कारगर हो सकता है। इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है, लेकिन हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने कर दिखाया है इस समस्या का एक आसान और सशक्त समाधान अपनी बायोटेक्नोलॉजी से। आइए देखते हैं रवि की कहानी। स्टार्ट हुई थी मेरे बेटों की मोटिवेशन से, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे को हेल्प करते हैं इस सब साइंस को मार्केट तक ले जाने में। ये कंपनी शुरू की तो हम दोनों ने ये माना एज हस्बैंड एंड वाइफ कि अब हमने एक थर्ड बेबी को बॉर्न किया है, उसको हम ग्रो कर रहे हैं, और अब हम इस साल में इंक्यूबेटर से बाहर निकलेंगे।
वी आर रियली थैंकफुल कि गवर्नमेंट ने ये इंक्यूबेटर्स का सिस्टम बनाया जहां हमारा बेबी बड़ा हो सका। डॉक्टर वनीता और अनीश, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि ये जो ग्रैन्यूल्स आपने बनाए हैं, रेवी, ये जो पूरा सिस्टम आपने बनाया है, क्या है, ये करता क्या है? ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम कहते हैं कि बैक्टीरिया या जीवाणु जिनको बोलते हैं हम लोग, तो ये आँख से दिखते नहीं हैं, इतने छोटे हैं, बट 650 बैक्टीरिया इसमें एक ग्रैन्यूल के अंदर हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर ही वो ये वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट कर सकते हैं मीथेन में, जो कि एक एनर्जी सोर्स है। तो हम दो प्रॉब्लम, वेस्ट मैनेजमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी पे डायरेक्टली साथ में काम करना चाहते हैं, और ये जो हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है वेस्ट, उसको हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें मदर नेचर नहीं दिए हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इस एक छोटे से ढक्कन में इस वक्त लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, हाँ लाखों, और इन्होंने अपनी एक कॉलोनी जैसी बना ली है, और ये कॉलोनी फिर मीथेन प्रोड्यूस करेगी जब वेस्ट मिलेगा इसको। हाँ। ये समस्या आपने ढूंढी कैसे? ये समस्या एक्चुअली ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये तो जग विदित है कि गीला कचरा और गंदा पानी ये एक ग्लोबल इशू हो गया जी। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है इसकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है, गंदे पानी की मात्रा, गीले कचरे की मात्रा, और इसको सस्टेनेबल रिसोर्स कैसा यूज़ करने के लिए कोई ना कोई एक पद्धति की ज़रूरत तो है। दुनिया इसके पीछे लगी हुई है, तो वनीता को भी ये चीज़ समझ में आई। आज से करीब 20-25 साल पहले उसने इस पर काम करना शुरू किया कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि गीला कचरा भी एक रिसोर्स जैसा इस्तेमाल हो जाए, गंदा पानी को हम रीयूज़ कर सकें। उसी को ध्यान में रखते हुए वनीता ने काम शुरू किया। इशू तो ऑलरेडी था, हम लोगों ने आंखें बंद कर रखी थी। डॉक्टर वनीता, आप एक मिडिल क्लास परिवार से आती हैं, राइट? और मिडिल क्लास परिवारों में जनरली ऐसा नहीं देखा जाता कि कोई स्त्री आई, पहले तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट बने, उसके बाद साइंस पढ़ के, और उसके बाद फिर अपना बिजनेस शुरू करे। आपने ऐसा किया, ये ब्रेक थ्रू किया कैसे आपने? शुरू से ही था, क्योंकि मेरे को कुछ थोड़ा हेल्थ इश्यूज था जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मेरा कैट स्कैन हुआ था, जब फर्स्ट कैट स्कैन आया था दिल्ली में, एम्स में जी। तो वहीं से मुझे ये क्यूरियोसिटी शुरू हुई कि ये कैसे पता चल रहा है और कैसे सब कुछ हो रहा है। तो पापा से पूछने पे पापा ने बोला कि ये सब साइंस टीचर बता सकती है, तो दैट उसकी तरह मैं साइंस की तरफ झुकाव हो गया। और साइंस पढ़ने के लिए पापा ने मोटिवेशन में यही कहा कि हमेशा स्कॉलरशिप लाओ और आगे आगे पढ़ते रहने के लिए चलती जाओ। तो मेडिकल एंट्रेंस भी मैंने ट्राई किया बट नहीं क्रैक कर पाई। तो फिर मेरे को लगा कि बायोटेक्नोलॉजी एक चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ, और मैंने उसी में काम करना शुरू किया। एलर्जी मेरा एक टॉपिक था कि बहुत लोगों को बहुत चीज़ों से एलर्जी होती है, और पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन थी, तो उस तरीके से मैंने एलर्जी पे काम करना शुरू किया। लेकिन जब मैं पेशेंट्स का ब्लड लिया और उन पेशेंट्स को फिजिकली मिलने गई उनके घर पे, तब उस टाइम गूगल बाबा नहीं थे, तो मुझे उतना एक्सपोजर नहीं था कि ये लोग इतनी खराब और पैथेटिक कंडीशंस में रहते हैं। तो वहाँ से ये सैनिटेशन का जो वो था मेरे अंदर आया कि कोई भी फेलो बीइंग, खाना तो चलो उनको मिल गया, लेकिन वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं वो कंडीशन को मुझे इम्प्रूव करना था, एंड उसकी वजह से मैंने ये सारा काम शुरू किया। और मैं ये सोर्स को कन्वर्ट करना चाहती हूँ, अभी भी मेरा गोल यही है, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूचर फ्यूल है, मतलब क्लीनेस्ट फ्यूल है। दैट इज व्हाट आई एम टारगेटिंग टू। पीएचडी मेरा उसी में किया, और स्टार्टअप में मैंने पहला जो प्रोडक्ट किया वो मीथेन के लिए किया, क्योंकि दैट वाज मोर मार्केट एक्सेप्टेबल। हाइड्रोजन इज स्टिल टू कम। जी, एब्सोल्युटली। आप लोगों का बिजनेस मॉडल है कि आप पैसा कैसे बनाते हैं? बेसिकली हमने यही सोचा है कि ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है ये रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट जी। इंडस्ट्री हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सभी की एक मैंडेट है कि गंदे पानी को साफ़ करना है, रीयूज़ करना है। म्युनिसिपल सीवेज जो है उसको साफ़ करने के बाद आप खेती के लायक बना के इस्तेमाल भी कर सकते हैं जी। लेकिन उस चीज़ को अचीव करने के लिए इन बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट, तो ये एक हमारा कोर प्रोडक्ट हो गया। एंड हम लोग ये सोचते हैं कि इसको बेचा जाए, और ये कॉर्पोरेशंस हैं, ये हमारे प्राइमरी मार्केट हो गया, कस्टमर्स हो गए, जो इंडस्ट्रीज़ के जो कस्टमर्स हैं जिनके पास एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम ये देते हैं। एक नया सेगमेंट भी अभी, जैसे हमने बताया, गीला कचरा भी एक समस्या है, तो एक बायोगैस सेगमेंट भी काफ़ी इवॉल्व हो रहा है। तो हमने एक बेसिक जो नॉन ग्रेनुलर फॉर्म है इन बैक्टीरिया का, वो भी हमने मार्केट करना शुरू किया रेवी ANB के ब्रांड से, और वो बायोगैस प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली कल्चर और उसके न्यूट्रिशनल फार्मूलेशंस को हम बेचकर हम लोग पैसा बना रहे हैं।
तो ये तो हो गया कल्चर, ये हो गया कल्चर का न्यूट्रिशन। और मेरा एक सवाल है आप दोनों से ही, ये जो कल्चर आपने बनाया है इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो जीवित हैं या ये क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जीवित प्राणी हैं। ये सांस लेते हैं, ये खाना खाते हैं और फिर वेस्ट भी जनरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करे, जैसे हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, सेम वे ये ऑक्सीजन नहीं लेते। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हमको इनको ऑक्सीजन नहीं देना, ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं, एनारोबिक प्राणी है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इनको हमें एरेशन नहीं देना पड़ता। तो जो अभी पद्धति यूज़ होती है उसमें उन लोगों को हमको ऑक्सीजन भी देना पड़ता है, जो कि एनर्जी कंज्यूमिंग ट्रीटमेंट मेथड है। तो इससे हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो दैट इस टेक्नोलॉजी से इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रीटिंग वेस्ट और वेस्ट वाटर जो है वो कम हो जाती है। वाह। आखिरी सवाल आप दोनों से सिर्फ एक सिंपल सा, और वो ये कि लाखों भारतीय इस समय आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं, वो भी आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। आप दोनों का क्या संदेश है उनके लिए? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई भी समस्या दिखती है जिसका एक समाधान आपके जहन में भी आता है, तो आप कदम बढ़ाइए, रास्ता अपने आप खुलेगा। और अगर आप उसका एक समन्वय, एक समुचित और सामाजिक रूप देकर एक समाधान देते हैं, तो एक वो बिजनेस मॉडल भी बन सकता है और आगे बढ़ने वालों के लिए रास्ता अपने आप खुलता है। वाह, हमने ये देखा है अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में। आप क्या कहना चाहती हैं डॉक्टर विनीता? मैं तो यही कहना चाहूँगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके पंखों में जान होती है। तो हमें अपने पंखों को मतलब और दृढ़ करते जाना है, और दृढ़ करते जाना है, और अपने जो भी हमारा पैशन है उसको फॉलो करना। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके पंखों में जान होती है। अब बारी है ऑडियंस यानी आपके सवाल लेने की। देखते हैं आज क्या सवाल आया है हमारी रवि टीम के लिए। जो कल्चर आपने बनाया है, क्या उन जीवाणु ऑर्गेनिज्म को कोई स्पेशल कंडीशन चाहिए पानी में जीवित रहने के लिए? जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनको एक खास पीएच पे काम करते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड की पीएच होती है बहुत स्ट्रिक्ट, तो इनकी भी पीएच है स्ट्रिक्ट, तो ये 6.5 टू 7.2 में काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम कर सकते हैं। तो हमने जो इसमें जो बैक्टीरिया आइसोलेट किया उनको हम मीज़ोफाइल्स बोलते हैं, जो कि नॉर्मल ऑप्टिमम जो हमारा टेम्परेचर है 25 टू 40 डिग्रीज, उस पे काम कर सकते हैं। तो कहीं भी किसी भी प्रदेश में जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हम ये बैक्टीरियाज को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक कोल्डर रीजन में यूज़ करेंगे तो इसके टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, तभी इसमें ग्रोथ आएगी। और ये ग्रो होते हैं, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो फूड पोल्यूशन कम कर देते हैं। तो हमें इनको हेल्दी रखना है ताकि ये काम करते रहें और बैक्टीरिया आपस में ही मल्टीप्लाई होता रहेगा। हाँ, एक जो मैंने पहली बार तो स्टार्ट करने के लिए, जैसा रजनीश ने कहा कि स्टार्ट करने के लिए हमें पहले तो ये देना है, तो ये एक कॉलम में पैक होता है। तो कॉलम में एक जिस साइज़ का या जिस वॉल्यूम में हमें वाटर साफ़ करना है उस हिसाब से हमको ये पहले देना पड़ता है। एक इनोकुलम, जैसे हम दही जमाते हैं तो एक जामन डालना पड़ता है, तो वैसे ही ये हमें पहले एक रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट देना है, उसके बाद हम उसी को वहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्थ टॉनिक्स। फैंटास्टिक। आपको अपना जवाब मिल चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और आपने बहुत कुछ सीखा। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की, और ब्रेक के बाद मैं आपसे वापस मिलूंगा। हम इकट्ठा मिलकर लेंगे 15वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का, यानी हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का 15वां कदम। मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब बारी है 15वां कदम लेने की अपनी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए। लर्निंग से ही होती है अर्निंग, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए अब लेते हैं 15वां कदम, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का। सेल्स करना सीखिए,
ये है आपके लिए 15वां कदम। इसके 3 तरीके अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अपनी वीडियोस बनाइए इंटरनेट पर और उन्हें एक सेल्स किट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। वीडियोस आपके कस्टमर से, एम्प्लॉय से और इन्वेस्टर से बात कर रही हैं जब आप सो रहे हैं, तो वीडियोस का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2, सेल्स ट्रेनिंग दीजिए अपने पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को। ट्रेनिंग दीजिए और अपने आप ही लोग जुड़ जाने शुरू कर जाएंगे आपसे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इन सब लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग देंगे ना, तो हर एक इंसान एक तरीके से आपकी कन्विक्शन का इस्तेमाल करके आपके लिए एक माउथपीस बन जाएगा। यानी लोग आपके बारे में अपने आप बात करना शुरू करेंगे, आपके सेल्स ओनर्स बन जाएंगे। नंबर 3, एक सेल्स लीडर को हायर कीजिए। बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स यही गलती करते हैं। उनको लगता है मैं सारे काम खुद ही कर लूंगा। ऐसा आपको नहीं करना। सेल्स करना एक अपने आप में फोकस्ड काम है, एक फोकस्ड फंक्शन है आपकी स्टार्टअप के लिए। आपको एक सेल्स लीडर हायर करना है जो केवल और केवल एक ही बात पर ध्यान देगा। वो क्या है? सेल्स बढ़नी चाहिए हर महीने आपकी स्टार्टअप में। तो एक अच्छा सेल्स लीडर हायर कीजिए और आप अपने रोल को और भी तेजी से आगे बढ़ाइए। क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से? बताइए मुझे। अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे इंडस्ट्री 4.0 के स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण से सीखकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पेट्रोल पंप पे 2 तरीके का कंजम्पशन होता है। एक, पेट्रोल पंप पे हम खुद जाके फ्यूल लेते हैं और दूसरा, ऑन साइट फ्यूल का बहुत एक्चुअल में जरूरत है। हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। एक साइड पे सप्लाई है, जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है हमारे, जो मोबाइल पेट्रोल पंप खरीदते हैं, और एक साइड पे डिमांड है जिसको डीजल चाहिए। ये पूरी टेक्नोलॉजी आखिर क्या है? ये डुअल पर्पस जहाज रहेगा जिसमें ह्यूमन इसके ऊपर बैठ के इसको चला सकता है, ऑपरेशंस कर सकता है, साथ ही साथ एक बटन को ऊपर करके ये अनमैन चल सकता है। स्टार्टअप चैंपियन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात, तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।